चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो अभी ये जो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट हुआ पूरे इंडिया में, वो लोग ने एम्पायर अपना बिल्टअप किया, उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड में क्या आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश वर गोइंग टू स्टार्ट देयर एम्पायर बिल्डिंग। अभी वो टाइम किसका राज चल रहा था? मुग़ल राज चल रहा था। तो मुग़ल राज का डिक्लाइन कैसे हुआ, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल अदर रीजनल किंगडम्स वगैरह जो भी थे उनका पोजीशन क्या था। एंड आफ्टर दैट ये सब एनालाइज करके ब्रिटिश लोगों ने दे ट्राई टू बिल्ड देयर एम्पायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। तो सबसे पहली चीज़ है देयर वाज स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर आफ्टर औरंगज़ेब। अभी औरंगज़ेब कौन से पीरियड में था? 1658 टू 1707 ये औरंगज़ेब का पीरियड था। एंड आफ्टर औरंगज़ेब वाज गॉन देयर वाज अ डिक्लाइन इन मुग़ल एम्पायर। ठीक है, फिर उसके बाद दो इम्पोर्टेंट इन्वेजन हुए। एक था नादिर शाह का इन्वेजन। नादिर शाह ही डिफीटेड मोहम्मद शाह एट दिल्ली इन 1739। ओके, एंड ही लूटेड द कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन। ही वॉज एम्परर फॉर अबाउट 57 days। देन दूसरा इम्पोर्टेंट इन्वेजन था अहमद शाह अब्दाली का। ओके, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अहमद शाह दुरानी। ही वॉज सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। ही वॉज एन अफ़गान। ओके, अफ़गान था ये बाकी मुग़ल वगैरह दे वर टर्क्स एंड ही वॉज अफ़गान। ओके, सो अभी एक बैटल हुआ था इन 1757। ओके, which is also called as Battle of Delhi, which मराठा had won। ये बैटल मराठा और मुग़लों के बीच में हुआ था एंड मराठा had won। ओके, तो वो टाइम आलमगीर II was the Mughal emperor। ओके, and he had निजामुद्दौला, he was a रोहिल्ला chief। मतलब ही वॉज ऑल्सो द मीर बख्शी। ओके, मीर बख्शी मतलब डी फैक्टो रूरल था वो। अभी इशू क्या हुआ, अभी मराठा हैड वन, तो मुग़लों को दे गॉट एंग्री। सो व्हाट डिड दे डू, दे आस्क्ड अहमद शाह अब्दाली टू कम एंड टू फाइट। ओके, सो उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ वो टाइम। अभी पानीपत में ही क्यों होते थे बैटल? बिकॉज पानीपत इज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इट इज़ नियर टू दिल्ली। दिल्ली जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है पूरा, अगर इंडिया पे यू हैव टू कंट्रोल दिल्ली। और वो एक प्लेन एरिया है, वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसे है कि वहाँ पे वॉर अच्छे से हो सकता है। दूर दूर तक यू कैन मतलब आप एनिमी को एनालाइज कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ देयर। दैट्स वाई जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए दे हैपेंड इन पानीपत। और दिल्ली के एरियाज़, जो दिल्ली के पास में जो एरियाज़ थे वहाँ पे ही सब इम्पोर्टेंट बैटल होते थे। सो अभी हम लोग समझते हैं कि आफ्टर औरंगज़ेब जो भी मुग़ल एम्परर्स हुए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था, दे वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट विल जस्ट लिस्ट देम आउट। ओके, सो फर्स्ट था बहादुर शाह वन। ओके, वन ही बहादुर शाह वन, और लास्ट था बहादुर शाह टू। लास्ट वाले को बहादुर शाह जफ़र भी बोलते हैं। सो अभी फर्स्ट आफ्टर औरंगज़ेब फर्स्ट था बहादुर शाह वन। ओके, he was considered a bit irresponsible, that's why he was also called as Shah-e-Bekhabar। ओके, सो उसके बाद कौन था? जहांदर शाह इंट्रोड्यूस इजारा सिस्टम। ओके, इजारा सिस्टम किसके लिए? फॉर रेवेन्यू फार्मिंग। ही ऑल्सो अबॉलिश्ड जजिया। देन उसके बाद आया फारूक शियार, ही 1713 में आया वो। सो ही came to the throne with the help of Sayyid brothers। Okay, Sayyid brothers, SAYD brothers, they are also called as the kingmakers। So Farooq Shiar ne he had given farmans to the British for trading concessions etc, जो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। Then he also abolished pilgrimage tax, but unfortunately he was killed by Sayyid brothers themselves, and this was first time it happened in the Mughal history। Sayyid brothers ने क्या किया? they took help of Balaji Vishwanath also in this thing।
देन उसके बाद आया शाहजहां टू, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रफ़ी. वो भी सईद ब्रदर्स की वजह से ही गॉट टू द थ्रोन. बट शाहजहां टू वॉज द शॉर्टेस्ट मुगल एम्परर. उसके बाद आया मोहम्मद शाह, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रंगीला. मोहम्मद शाह का पीरियड कितना था, 1719 to 1748. ओके, सो मोहम्मद शाह ने क्या किया, विथ हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क ही किल्ड सईद ब्रदर्स. अभी निज़ाम उल मुल्क उसके साथ था, बट देन लेटर ऑन निज़ाम उल मुल्क को ही बिकेम वज़ीर, एंड आफ्टर दैट ही क्रिएटेड हिज ओन इंडिपेंडेंट किंगडम इन हैदराबाद. ओके, सो वो टाइम मोहम्मद शाह वॉज ऑल्सो अटैक्ड बाय बाजीराव वन, और एंड ऑल्सो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ. नादिर शाह का इन्वेजन 1739 में हुआ. तो वो जो इन्वेजन था, कौन सा बैटल हुआ था, दैट वाज बैटल ऑफ करनाल. ओके, बैटल ऑफ करनाल 1739. फिर नेक्स्ट एम्परर था अहमद शाह. अहमद शाह वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज क्वीन मदर, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज उद्दम भाई, और ऑल्सो कॉल्ड एज किबला ए आलम, and he was also supported by eunuch Javid. Okay, next emperor was Alamgir II. Alamgir II, इसका पीरियड कितना था, 1754 to 1758. अभी इसके पीरियड में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757. नेक्स्ट है शाहजहां III, इसका इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था. देन इज शाह आलम टू, नेक्स्ट एम्परर इज शाह आलम टू. उसका पीरियड कितना था, 1759 to 1806. तो इसके पीरियड में क्या क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था. देन बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 का. देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 की. ही ऑल्सो गिव फरमान्स टू ईस्ट इंडिया कंपनीज. ही ऑल्सो गिव द दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन टू ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड बिहार टू ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद कौन सा एम्परर था, अकबर टू. अकबर टू, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय, एंड ही ऑल्सो उसके पीरियड, जब उसका पीरियड चल रहा था वो टाइम पे द कॉइन्स ऑफ मुगल एम्पायर हैड, उसका जो मिंटिंग था इट हैड स्टॉप. एंड लास्ट फिर मुगल एम्परर कौन था, बहादुर शाह टू. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब उसको सब लोग बहादुर शाह जफ़र बोलते हैं. हिज पीरियड वॉज 1737 to 1837 to 1857. एंड ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. ही वॉज सेंट टू रंगून. उसके साथ मुगल एम्पायर एंड हुआ. मुगल एम्पायर कभी एंड हुआ, इट वॉज बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन दैट द मुगल एम्पायर हैज़ एंडेड. और उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट हो गया सब, फिर ब्रिटिश एम्पायर बिल्डिंग स्टार्ट हो गया. अब मुगल रूल जो था, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ नोबिलिटी. ओके, नोबिलिटी मतलब क्या, उसमें उनको वो रूल क्यों बोलते, बिकॉज वहाँ पे जागीरदार्स थे, मनसबदार्स थे, सूबेदार्स थे, सूबेदार्स ऑफ मुगल सुबाज. तो ये सब की वजह से दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ नोबिलिटी. फिर औरंगज़ेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी, इट हैड ऑल्सो फेल्ड. ओके, औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी फेल हो गई थी. देन देयर वर अदर पावर क्लासेस लाइक ज़मींदार्स, मतलब उसमें कौन से आते थे, लाइक ठाकुर्स, देशमुख्स, खूट्स, राजाज एक्सेट्रा. फिर एक इम्पोर्टेंट किंग थे सवाई जयसिंह ऑफ एम्बर. देन देर वॉज, अभी इतना सारा जागीरदारी होने के बाद अभी जागीर का शॉर्टेज होने लगा. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ जागीर. देयरफॉर औरंगज़ेब ने क्या किया, ही स्टार्टेड बेजागीरी सिस्टम. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट रीजनल किंगडम्स. ये तो मुगल एम्पायर हो गया. लेट्स टॉक अबाउट रीजनल किंगडम्स वो पीरियड में. तो हैदराबाद, लेट्स स्टार्ट विथ हैदराबाद. हैदराबाद का फाउंडर वॉज किलिच खान, वॉज ऑल्सो नोन एज निज़ाम उल मुल्क, and he was supported with Asaf Jah. Okay, Asaf Jah was the viceroy of Deccan. He was supported by Asaf Jah. अभी
ये लोग ने क्या किया था, बैटल ऑफ साखर खेड़ा हुआ था 1724 में. किसके बीच में हुआ था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर्सेस मुगल एम्परर मोहम्मद शाह. और उसके बाद निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद का रीजनल किंगडम फॉर्म किया. नेक्स्ट इज अवध. अवध का फाउंडर इज सादत खान, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज बहरुम उल मुल्क. उसका सक्सेसर कौन था? सफ्तर जंग, हु वाज अ नवाब. देन लेट्स टॉक अबाउट बंगाल. बंगाल का फाउंडर वाज मुर्शिद कुली खान, एंड देन हिज सक्सेसर वाज हिज सन सुजाउद्दीन. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैसूर. मैसूर में वुडियार डायनेस्टी थी. फिर वहाँ पे हैदर अली के बारे में विल स्टडी लेटर ऑन हैदर अली, एंड देन आफ्टर टीपू सुल्तान. सो दे वर ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द मैसूर एरिया. देन केरला के बारे में बात करते हैं. केरला का किंग वॉज मार्तंड वर्मा एंड त्रिवेंकोर वॉज देयर कैपिटल. देन जट एरिया वॉज नियर दिल्ली. इट वॉज बेसिकली एग्रेरियन कम्युनिटी. जो उनके लीडर्स थे चुरमन एंड बदम सिंह. So they had set Jat state of Bharatpur aside, and this Jat state had reached peak under King Surajmal. Then let's talk about Sikhism. तो सिख में क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने he transformed the Sikhs into a militant race. तो वहाँ पे फिर अभी we'll study about it later, but basically 12 मिसल थे और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कन्फेडरेशरीज. तो उसमें महाराजा रंजीत सिंह, ही वॉज अ ग्रेट किंग इन सिखिज़म. सो ही वॉज फ्रॉम शुक्राचार्य मिसल. ही contributed to the modern army formation. He was also important. He's also important. Notable point is about the Treaty of Amritsar. उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश को राइट साइड पे रहने को था, और फिर महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सतलज रिवर था. इट वाज अ ट्राईपार्टेट ट्रीटी. और फिर मराठास में पेशवा थे, और वो टाइम पे देन रोहिलखंड एंड फारूकाबाद जो था वो एरिया मतलब अफ़गान पठान एरिया था, अफ़गान पठान एरिया ऑफ बगाश. फिर ट्रेड में क्या क्या आता था? ट्रेड चल रहा था, ट्रेड अपने अपने हिसाब से चल रहा था. अरेबिक लोगों के साथ कॉफ़ी और हनी का चल रहा था. सो पर्शियन गल्फ के साथ ड्राई फ्रूट्स, रोज़ वाटर का चल रहा था. इंडिया वॉज नोन एज सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स बिकॉज इंडिया में बहुत सारा सिल्वर एंड गोल्ड था. शिप बिल्डिंग का नॉलेज था. जैमोरिन किंग के पास, ही वॉज फ्रॉम केरला. और वहाँ पे एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, कुंजली मरईकर. दे वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू शिप बिल्डिंग. एंड ऑल्सो जो शिप बिल्डिंग मिडिवल पीरियड में जो ही वॉज जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेवी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज ने he had made it very strong. They tried to form their own navy according to it. Then अभी एजुकेशन वो टाइम पे इट had started that मुस्लिम लोग मदरसा में पढ़ते थे एंड हिंदू लोग का टोल्स और चौतुष्पति वो वहाँ पे पढ़ते थे. देन वही टाइम पे वारिस शाह he had written हीर रांझा. देन सिंधी में अब्दुल लतीफ़ had written रसीलो. फिर तमिल में सितार पोइट्री था जहाँ पे एग्जाम्पल है तय्युम नवर. देन असफुद्दौला ने बड़ा इमामरा बनाया था इन लखनऊ एरिया. फिर सवाई जय सिंह ने स्पेस ऑब्जर्वेटरीज बनाए थे कहाँ पे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में. He had also made जिज मोहम्मद शाही which was a astronomical timetable. फिर पदमपुरम पैलेस बनाया गया था इन तमिलनाडु. इट वाज फेमस फॉर इट्स मूरल पेंटिंग्स. इट हैड अ द्रविडियन आर्किटेक्चर. सो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये सब बेसिकली क्या था कि इंग्लिश
का एम्पायर बिल्डिंग के पहले ये सब चीज़ें इंडिया में चल रही थी, जैसे कि मुग़ल एम्पायर का ये कंडीशन था, फिर रीजनल किंगडम्स का ये कंडीशन था, फिर ट्रेड का ये कंडीशन था, एक्सेट्रा। अभी तक इंग्लिश ने अभी तो कुछ किया ही नहीं था एम्पायर बिल्डिंग का। अभी इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इंग्लिश एक्सपांडेड देयर एम्पायर एंड कंसोलिडेटेड इट। ओके, वो लोग ने कंसोलिडेट कैसे किया, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अभी देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन 1761, तो वो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था, बिकॉज उसके साथ क्या हो गया कि जो मुग़ल एम्पायर तो वैसे भी डिक्लाइन पर था, वो तो जाने ही वाला था, बट एक प्रॉब्लम हो गया कि जो मराठा एम्पायर था वो बहुत राइज पर चल रहा था, अपने वो बहुत एरियाज कवर कर रहा था, और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया उसकी वजह से मराठा का पावर बहुत नीचे, वो मराठा का पावर पूरा टूट ही गया। अदरवाइज़ इंग्लिश कभी इतना एरिया कवर नहीं कर पाते, बिकॉज मराठा अपना एम्पायर बड़ा कर लेता। इसमें क्या हो गया था कि थर्ड बैटल में कि जो नजीबुद्दौला था, विच वी टॉक्ड अबाउट, जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी मतलब एक्चुअली एक मिलिट्री कमांडर होता है, बट ही वॉज एक्चुअली एक्टिंग एज अ डी फैक्टो रूलर। तो उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाकर थोड़ा पॉलिटिक्स करके, क्या बोलते हैं, चुगली उगली काम, ऐसा सब काम करके ही मेड कि ये बैटल हो जाए। और ये बैटल होने के बाद फिर मराठा का पावर टूट गया, यहाँ से मुग़ल पावर भी टूट गया, और फिर इसके बाद इंग्लिश को तो खुला रास्ता मिल गया। फिर इंग्लिश लोग ने अपना पावर मस्त आराम से बढ़ा लिया, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट पावर्स ही टूट गए थे इंडिया के। तो चलो अभी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। अभी इंग्लिश लोग ने, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश लोग ने, हाउ डिड द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर हैपन इन इंडिया। तो देखो, ब्रिटिश एम्पायर का राइज कब से चालू हो गया, इट वाज आफ्टर द पीस ऑफ पेरिस इन 1783। तो आफ्टर, इसके बाद क्या हो गया था कि जो अटलांटिक ओशन था उसका वेस्ट साइड जो है ना, वो फर्स्ट एम्पायर बन गया ब्रिटिश का, जो उसमें क्या क्या आता था, अमेरिका आता था, और जो ईस्ट साइड है अटलांटिक का, उधर सेकंड एम्पायर बन गया ब्रिटिश का, उसमें क्या क्या आता था, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिटिश अब क्या बन गए, दे बिकम द न्यू रोमन्स। और उनकी पहली कॉलोनी, ब्रिटिश की पहली कॉलोनी कौन सी थी, आयरलैंड थी। अभी इंडिया में व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो ब्रिटिश का जो पावर कंसोलिडेशन जो चालू हो गया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ प्लेसी का। ओके, तो चलो अभी बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी का बैकग्राउंड ये है कि जो सिराजुद्दौला था, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। सो उधर इशू क्या हो गया था कि ब्रिटिश स्टार्टेड टू मिसयूज द ट्रेड प्रिविलेजेस एंड दे वांटेड टू फोर्टिफाई। जो एरिया में वो लोग फैक्ट्री वगैरह थे ना, तो वो लोग ब्रिटिश का करते थे, वो फैक्ट्री को वो लोग एक्चुअली फोर्ट बनाने की कोशिश करते थे। सो ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। और ऑल्सो ब्रिटिश लोग ने क्या किया है, दे गेव शेल्टर टू कृष्णदास हु वाज एक्चुअली अ ट्रेटर ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराज ने क्या किया, सिराज अटैक्ड एंड सीज्ड द फोर्ट वेयर द ब्रिटिश वर देयर। ये फोर्ट कैलकाटा में था। सो ये फोर्ट में उसने क्या किया, ही केप्ट ऑल द ब्रिटिश पीपल, अबाउट 146 लोग थे, एंड ही केप्ट देम देयर। और वहाँ पे सफोकेशन से अबाउट 123 पीपल डाइड। सो ये ट्रेजेडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो अभी ब्रिटिश लोग को गुस्सा आ गया उसके बाद, तो ब्रिटिश लोग ने क्या किया, एक बैटल हुआ, कभी 23 जून 1757। ओके, इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। प्लेसी क्यों बोलते हैं, प्लेसी मतलब वो पलाश एरिया था, पर वो बोलने नहीं आता था इंग्लिश लोग को, इसके लिए प्लेसी बोलने लग गया। ये 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हो, और जो 1760 में हो वो वंडी वॉश का था। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ प्लेसी। तो बैटल ऑफ प्लेसी में कौन कौन थे, ब्रिटिश फोर्सेस वर अंडर क्लाइव, हाँ, एंड क्लाइव वॉज असिस्टेड बाय ट्रेटर ऑफ नवाब। कौन कौन उसमें आता था, मीर जाफर था, प्लस राज दुर्लभ थे, ओमनी चंद था, जगत सेठ थे,
तो ये लोग सब लोग ने क्लाइव को सपोर्ट किया और वो लोग ने सब वो फिर सीक्रेट्स बता दिए सिराजुद्दौला के क्लाइव को, फिर क्लाइव ने वो यूज़ किए एंड क्लाइव जीत गया। तो इंग्लिश वन। सिराज वॉज किल्ड बाय मीर जाफर सन मिरान इन द बैटल ऑफ प्लेसी। प्लेसी है कैलकाटा एरिया में, हाँ, वेस्ट बंगाल एरिया में। तो अभी क्या हुआ कि मीर जाफर जो था उसमें का, नाउ मीर जाफर वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल। ओके, फिर मीर जाफर ने क्या किया, ही गेव द ज़मींदारी ऑफ 24 परगना टू इंग्लिश। ही ऑल्सो गेव द कंट्रोल ऑफ अफेयर्स टू क्लाइव। एंड क्लाइव ने क्या बोला, देयर विल बी अ रेसिडेंट एट द नवाब्स कोर्ट। अभी दिस लीड द पॉलिटिकल फाउंडेशन, ब्रिटिश का पॉलिटिकल फाउंडेशन जो इंडिया में था, इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस कि क्लाइव ने बोला कि देयर विल बी अ रेसिडेंट इन द नवाब्स कोर्ट और जो कंट्रोल ऑफ अफेयर्स है वो क्लाइव करेगा। अभी नवाब के कोर्ट में ही भेज दिया तो फिर जो डिसीजंस थे वो सब इंग्लिश मैनिपुलेट कर पाएंगे ना। तो इसके बाद उसके वजह से दिस बैटल ऑफ प्लेसी लेट द पॉलिटिकल फाउंडेशन इन इंडिया। बट अभी क्या हो गया कि मीर जाफर जो था, ही गॉट इरिटेटेड बाय द इंटरफियरेंस ऑफ द ब्रिटिश पीपल। देयरफॉर विद हेल्प ऑफ डच ही अटैक्ड द इंग्लिश एट बैटल ऑफ बेद्रा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ चिनासुरा इन 1759, जो वापस इंग्लिश लोग ने जीता। और इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र को निकाल दिया वहाँ से। फिर मीर कासिम को इंग्लिश लोग ने नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन था, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। सो मीर कासिम बिकेम द नवाब। मीर कासिम वॉज सपोर्टेड बाय गवर्नर ऑफ कैलकाटा वैंसी टॉट with the treaty in 1760. So as per this treaty, British got half share of Chunnam trade in Sylhet. Also Mir Qasim gave Burdawan, Mandipur and Chittagong area का it was given to the British administration. Okay, फिर एक उसमें क्या था वो ट्रीटी में कि मीर कासिम का फ्रेंड और एनिमी इज इक्वल टू कंपनी का फ्रेंड और एनिमी। फिर मीर कासिम ने क्या किया, ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। अभी बेसिक क्या है, एक समझ लो कि मुर्शिद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल, ही वॉज एक्चुअली द दीवान ऑफ बंगाल। उसके बाद अलवर्दी खान जो था ना, ही वॉज सूबेदार who stopped paying his patronage to the Mughals। और फिर आता है सिराज who was the नवाब, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट ये सब था बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। सो बैटल ऑफ प्लेसी की वजह से ये सब हुआ, बेसिकली पॉलिटिकल फाउंडेशन हुआ। अभी देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ पे, बिहार एरिया में। बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड ऑन अक्टूबर 22, 1764। अभी इसका रीज़न क्या था, देयर वाज टेंशन बिटवीन मीर कासिम एंड इंग्लिश पीपल। अभी क्यों था ये टेंशन, बिकॉज देयर वाज मिसयूज़ ऑफ दस्तक बाय इंग्लिश पीपल। दस्तक मतलब क्या, ट्रेड परमिट और पासिस। तो इंग्लिश लोग क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे इसको, करप्शन वगैरह करते थे। तो और ऑल्सो इंग्लिश लोग ने क्या बोला था, राम नारायण हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार टू नॉट गिव अकाउंट्स टू मीर कासिम। तो इसकी वजह से टेंशन बढ़ते गया। इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, वो लोग के बीच में लड़ाई लगा देते थे इंडियन लोग के बीच में, और फिर उसकी वजह से टेंशन बढ़ता जाता था। तो बैटल हुआ, तो बैटल में क्या हुआ कि मीर कासिम मेड अ कॉन्फिडेंशियरी विथ, मतलब ही टुक हेल्प ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम II एंड ऑल्सो नवाब ऑफ अवध शाह शुजाउद्दौला। ओके, वापस एक बार बोलता हूँ कि मीर कासिम टुक हेल्प ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम II एंड नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। ओके, वर्सेस इंग्लिश। अभी इंग्लिश किसके अंदर लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो के अंडर। सो इंग्लिश नाउ, अभी इसके बैटल ऑफ बक्सर भी इंग्लिश ने ही जीत लिया, और इंग्लिश नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पावर इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अभी बिहार को एरिया को जीत लिया था, और बंगाल को तो पहले ही जीत लिया था बैटल ऑफ प्लेसी में। तो अभी मीर जाफ़र को वो लोग ने वापस नवाब बना दिया और ड्यूटी फ्री ट्रेड चालू किया।
इन बंगाल। वो ब्रिटिश लोग ने बोला अभी ड्यूटी फ्री ट्रेड पूरा चाहिए वो लोग को बंगाल में। ओनली 2% वो ड्यूटी लगाया सॉल्ट पर, बाकी सब चीज़ों पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करा दिया। सो आफ्टर मीर जाफ़र केम नजीम उद दौला, बट द रियल पावर रिमेन्ड इन द ब्रिटिश अपॉइंटेड नायाब सूबेदार। जो ब्रिटिश लोग ने अपॉइंट किया था ना नवाब के कोर्ट में, उसके हाथ में सारी पावर ब्रिटिश लोग ने इस हिसाब से उसके हाथ में दे दी। और ये सब का मास्टरमाइंड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव हैड इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वॉज ट्वाइस गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1757 एंड 1765। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव ही ऑल्सो मेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक्चुअली 2 ट्रीटीज थे विथ ईच। नवाब ऑफ अवध के साथ भी था और मुगल एम्परर के शाह आलम 2 के साथ भी था। तो अभी नवाब ऑफ अवध के साथ जो ट्रीटी हुई, नवाब ऑफ अवध मतलब शुजा-उद-दौला के साथ जो ट्रीटी थी, उसमें क्या क्या था कंडीशन की? ही विल सरेंडर कारा एरिया and Allahabad area to Shah Alam II. Okay, and he will give Balwant Singh the zamindari of Banaras. He will also pay 50 lakh as war indemnity. And Clive made Awadh a buffer state. Buffer state क्यों बनाया क्लाइव ने उसको? Because he did not want to protect it in when if there is invasion in Awadh. इसके लिए उसको बफर स्टेट बनाया, पूरा उसको अंडर ले नहीं लिया अपने। ठीक है, तो बफर स्टेट बनाने के बाद उस पर क्लाइव पर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इन्वेजन हुआ तो प्रोटेक्ट करने का। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दूसरा पार्ट था विद मुगल एम्परर शाह आलम II। अभी इसके अनुसार क्या हो गया कि नाउ मुगल एम्परर नाउ जस्ट बिकेम अ रबर स्टैम्प। ओके, तो उसमें क्या क्या कंडीशन था? तो दीवानी था ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, वो सब अभी ब्रिटिश लोग के पास चला गया। और जो मुगल एम्परर शाह आलम II है, ही विल रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ एंड स्टे इन इलाहाबाद ओनली। ही विल ऑल्सो पे 50 लाख टू कंपनी फॉर निज़ामत फंक्शन, मतलब वो ही कंपनी को ही देगा पैसे टू डू द निज़ामत फंक्शन। निज़ामत फंक्शन में क्या क्या आता था? मिलिट्री, मतलब उसमें पुलिस एरिया, वो डिफेंस आता था, डिफेंस वाला फंक्शन एंड जस्टिस फंक्शन। बेसिकली डिफेंस एंड जस्टिस फंक्शन इज निज़ामत फंक्शन। तो इंग्लिश लोग क्या बोले कि हम लोग अभी वो सब काम हम लोग करेंगे और यू पे 50 लाख टू अस फॉर डूइंग दैट वर्क। देन जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ही डिड इट इन बंगाल एरिया। ओके, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो डुअल गवर्नमेंट क्या मतलब क्या? इट इज़, इसका मतलब है रूल ऑफ टू मतलब कौन? नवाब एंड रूल ऑफ नवाब एंड रूल ऑफ कंपनी। तो कंपनी उसमें क्या आता था कि कंपनी हैड नाउ द सॉवरेन पावर्स। ओके, सॉवरेन पावर्स ऑफ व्हाट? टू कलेक्ट द दीवानी मतलब रेवेन्यू बाय इशूइंग फरमान्स फ्रॉम द एम्परर। मतलब ये जो पावर एम्परर का था पहले दीवानी कलेक्शन का था, वो अभी इंग्लिश के पास चला गया। और निज़ामत फंक्शन का पावर भी इंग्लिश के पास चला गया। निज़ामत फंक्शन का पावर पहले किसके पास था? सूबेदार के पास था। तो रेवेन्यू मतलब दीवानी का फंक्शन एम्परर का एंड निज़ामत का फंक्शन सूबेदार का, दोनों अभी इंग्लिश ब्रिटिश लोग के पास चला गया। अभी फॉर कलेक्शन ऑफ दीवानी कंपनी अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान्स, मोहम्मद रेजा खान इन बंगाल एंड राजा सिताब रॉय इन बिहार। ओके, नवाब जो था ना, ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अभी मतलब निज़ामत फंक्शन ब्रिटिश के पास है और लॉ एंड ऑर्डर का काम किसके पास दे दिया? नवाब के पास। मतलब सारा पावर एक्चुअली ब्रिटिश के पास ही है, पुलिस, डिफेंस, वो सब। और नवाब को बोल दिया कि जा तू बाबा लॉ एंड ऑर्डर संभाल। और यही दिमाग लगा ब्रिटिश लोग ने। और जब नवाब वो सब लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाएगा तो ब्रिटिश बोलेगा यार तेरे से संभाला नहीं जाता, तो चल अभी वो सब एरिया हम लोग को देते हैं। तो इसके हिसाब से वो लोग का कंसोलिडेशन का, ब्रिटिश एम्पायर बिल्डिंग का प्लान था। पर ये जो डुअल गवर्नमेंट था which happened in Bengal by Robert Clive, it was ended by Warren Hastings बाद में, because उतना चल नहीं रहा था वो, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग बाद में आया एंड ही एंडेड द डुअल गवर्नमेंट। अभी लेट्स टॉक अबाउट मैसूर एरिया। मैसूर में
ठीक है, मद्रास का बात करते हैं तो याद रखना कि वुडिया डायनेस्टी के बारे में बात करना पड़ेगा। और एक पॉइंट है कि 1565 में बैटल ऑफ टलीकोट्टा हुआ था विद विजयनगर। किसके बीच में हुआ था? डेक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर इन कर्नाटका रीजन। विजयनगर का लास्ट रूलर वॉज रामराया। अभी कृष्ण वोडियार के हाथ में पावर आ गया था, बट ही अगेन लॉस्ट द पावर टू नागराज एंड देवराज हु वर हिज मिनिस्टर्स। ओके, उसके मिनिस्टर्स थे, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाधिकारी एंड दलवाई। पर याद रखना नागराज एंड देवराज वर हिज मिनिस्टर्स एंड दे हैड हैदर अली इन देयर आर्मी। तो हैदर अली इतना पावरफुल था, मतलब इतना स्ट्रेटेजिक था, ही वॉज वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट। सो हैदर अली वॉज एक्चुअली द डिफैक्टो रूलर, वही सब डिसीजन लेता था। हैदर अली had set up a Western artillery factory at Dindigul in Tamil Nadu with help of French people. अभी एक पॉइंट है कि आफ्टर पानीपत का वॉर में जिसमें मराठा हार गए थे, देन आफ्टर दैट माधवराव एक्चुअली अटैक मैसूर एंड ही वन अ पार्ट ऑफ मैसूर, बट हैदर अली ने वो पार्ट भी वापस ले लिया अपने टेरिटरी में। फिर हुए 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। अभी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वो हुआ बिटवीन 1767 to 69। इसमें कौन कौन था? हैदर अली वर्सेस निज़ाम प्लस मराठा प्लस इंग्लिश। तो ये अलायंस था, निज़ाम प्लस मराठा प्लस इंग्लिश, इतना पावरफुल अलायंस था वर्सेस हैदर अली। तो हैदर अली ने प्लान क्या किया? ही मेड पीस विथ मराठास बाय ट्रांसफरिंग टेरिटरी टू देम। देन फिर मराठा कम हो गए। फिर निज़ाम के साथ उसने एक आइडिया किया कि निज़ाम के साथ ही मेड एन अलाय। निज़ाम वॉज मेड इज अलाय। क्यों? बिकॉज निज़ाम को इशू था नवाब ऑफ आरकोट से, और हैदर अली ने बोला चलो हम लोग नवाब ऑफ आरकोट को विल हेल्प यू इन डिफीटिंग नवाब ऑफ आरकोट। तो निज़ाम को भी कम कर दिया। अभी रह गए सिर्फ इंग्लिश, तो इंग्लिश बहुत वीक पड़ गए, तो इंग्लिश लॉस्ट द वॉर एंड देर वॉज ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के अनुसार एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ कुछ, एंड एक कंडीशन डिसाइड हुआ कि दैट द इंग्लिश विल हेल्प हैदर अली इन केस एनी अदर पावर अटैक्स मैसूर। तो अभी सेकेंड मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज बिटवीन 1780 to 84। क्यों हुआ? द रीज़न वॉज ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। मतलब क्या? व्हेन मराठाज अटैक्ट ऑन मैसूर, इंग्लिश लोग ने हेल्प नहीं किया, जो कि कंडीशन था फर्स्ट मतलब ट्रीटी ऑफ मद्रास का। तो इंग्लिश डिड नॉट हेल्प, बट फ्रेंच लोग ने हेल्प किया, मतलब वो लोग ने गन दिया, सॉल्ट पीटर दिया। नाउ अभी फ्रेंच लोग ने हेल्प किया, इसलिए इंग्लिश लोग को गुस्सा आया। तो इंग्लिश लोग ने अटैक किया माहे एरिया पे, जो फ्रेंच का बेस था। देन हैदर अली ने वापस वही टैक्टिक यूज़ किया। he made alliance with मराठाज एंड निज़ाम। ओके, सेम प्रिंसिपल पे जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में किया था। वो लोग ने, हैदर अली ने उन दोनों को अलाय बना लिया अपना। एंड ही अटैक्ट ऑन आरकोट। आरकोट किसके अंडर था? कर्नल बेली के अंडर, जो इंग्लिश था वो एरिया में। तो वो अलायंस अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था हैदर अली का। तो इंग्लिश लोग ने वापस उनका एक इंसान भेजा, सर आयरकूट। वो बाद में आया एंड ही ब्रोक द अलायंस। ठीक है, कुछ पॉलिटिक्स करके निज़ाम, मराठा और हैदर अली का अलायंस ही ब्रोक। एंड उसके वजह से क्या हो गया? हैदर अली को डिफीटेड इन पोर्तो नोवो। एंड हैदर अली अभी डिफीट हुआ, बट ही अगेन अटैक्ट। ओके, ही अगेन अटैक्ट एंड ही कैप्चर्ड कमांडर ब्राइथवाइट ऑफ इंग्लिश। पर फिर भी ही हैड सफर्ड फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस, वो सब हो गया था। स्टिल ही वन देयर, बट उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया इन 1784। उसके अनुसार एक्सचेंज ऑफ कैप्चर्ड टेरिटरीज वगैरह हुआ, बट इतना एग्जॉस्ट हो गए थे हैदर अली दैट ही एक्चुअली इवेंचुअली डाइड आफ्टर दैट वॉर। एंड उसके बाद वो वॉर में हैदर अली के डेथ के बाद देन टीपू सुल्तान के हाथ में सब पावर गया। ठीक है, अभी फिर थर्ड मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करते हैं। दैट हैपेंड इन 1790। इसका बैकग्राउंड क्या है? टीपू सुल्तान का डिस्प्यूट हुआ ट्रेवेनकोर के साथ। क्यों? बिकॉज ट्रेवेनकोर हैड परचेस कैन्नौर फ्रॉम डच, और ट्रेवेनकोर बोल रहा था अभी हम लोग ने परचेस कर लिया, और टीपू सुल्तान बोल रहा था कि कैन्नौर के एरिया पे उसका सॉवरेनिटी है। ठीक है, फिर इंग्लिश लोग ने क्या किया? पॉलिटिक्स की। इंग्लिश लोग दे पीपल साइडेड विद ट्रेवेनकोर। तो ट्रेवेनकोर बहुत पावरफुल बन गया। फिर ट्रेवेनकोर ने वॉर किया टीपू सुल्तान के साथ, पर टीपू सुल्तान ने डिफीट किया इंग्लिश लोग को। ओके, टीपू सुल्तान डिफीटेड इंग्लिश अंडर जनरल मेडोज।
जनरल मिडोस था इंग्लिश का, और टीपू सुल्तान ने उन लोगों को डिफीट किया। अभी इंग्लिश हार गए तो इंग्लिश लोग ने क्या किया, उनके सुपीरियर को भेजा। कौन आया? कॉर्नवालिस केम, कॉर्नवालिस को भेजा उन लोग ने। कॉर्नवालिस केम एंड ही वन विथ ऑल हिज आर्मी, ही वन ओवर एम्बर एरिया, वेल्लोर एरिया एंड सेरंगीपट्टनम। फिर कॉर्नवालिस ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम किया इन 1792। उसके अनुसार क्या था, 2 sons ऑफ टीपू सुल्तान वर टेकन एज हॉस्टेज। 3 करोड़ रुपीज़ का वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा टिपू सुल्तान को, और हाफ ऑफ मैसूर वॉज डिवाइडेड। ओके, किसके इसके बीच में? मराठास, क्योंकि कॉर्नवालिस ने वो अलायंस तोड़ दिया था, और फिर ही सेड हाफ ऑफ मैसूर वॉज डिवाइडेड। कैसा? मराठास को तुंगाभद्रा के साइड वाला, निज़ाम को कृष्णा रिवर के साइड वाला, और इंग्लिश लोग ने क्या ले लिया? मलाबार और डिंडीगुल को। ठीक है, ये पॉइंट पे कॉर्नवालिस क्या बोला? कॉर्नवालिस ने बोला कि वी हैव क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। मतलब फ्रेंड्स कौन थे यहाँ पे? मराठास और निज़ाम, वो लोग को टेरिटरीज दे के फ्रेंड्स बना लिया था। एंड एनिमी कौन था? टिपू सुल्तान। तो कॉर्नवालिस सेड वी हैव क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। ठीक है, फिर 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इन 1800। अभी टीपू सुल्तान एक्चुअली rose to power and Tipu Sultan became the actual Sultan of Mysore. ठीक है, टिपू सुल्तान फुलफिल द ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम का जो कंडीशंस था, एंड ही गॉट हिज 2 sons बैक। ठीक है, फिर ये पॉइंट पे लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली बिकेम द गवर्नर जनरल। ठीक है, वो टाइम पे वेल्सली बिकम गवर्नर जनरल। तो टिपू सुल्तान ने क्या किया? ही सेंट एमिसरीज टू अफ़गानिस्तान, किसको? जमन शाह को। फिर आइल ऑफ फ्रांस को, कहाँ पे? मॉरिशस में। फिर वर्सिले में, कहाँ पे? किसको भेजा? नेपोलियन को भेजा। सो ये टिपू सुल्तान का फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग था उस हिसाब से। एंड इंग्लिश लोग ने क्या किया? द इंग्लिश पीपल मेड अलायंस, किसके साथ? निज़ाम के साथ और मराठा के साथ। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ दे मेड सब्सिडरी अलायंस, फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस इन 1798। और मराठा के साथ वो लोग को बोला कि they'll give the half of the territory। फिर इंग्लिश का जनरल आर्थर वेल्सली वॉज ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सली। ठीक है, आर्थर वेल्सली वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर अमंग्स द इंग्लिश पीपल। आर्थर वेल्सली के साथ किसको भेजा? जनरल स्टुअर्ट एंड जनरल हैरिस को, एंड दे किल्ड टीपू सुल्तान। एंड मैसूर वॉज, फिर एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हो गया, एंड मैसूर वॉज गिवन बैक टू वोडिया डायनेस्टी एज सब्सिडरी अलायंस। अभी व्हेन वी टॉक अबाउट टीपू सुल्तान, ही इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर। he developed navy at Mangalore. He also developed rocket technology. He also worked upon democracy, मतलब example है कि tree of liberty in Serengipatnam he had planted. He also allowed the French Jacobean club there. And after Tipu Sultan, English got Wayanad area, Serengipatnam area, and Nizam got the Guti area. And Maratha actually refused to take the territory because English के साथ लोगों का कुछ issue हो गया with respect to transfer of territories. कुछ politics English कर रहे थे इसकी वजह से. फिर वोडिया डायनेस्टी में कृष्ण राजा 3 को किंग बने and he was under subsidiary alliance. Okay, subsidiary alliance में था मैसूर उसके बाद. And in 1831 actually William Becknick ने क्या किया? He took Mysore in the English Empire on the account of misgovernance. फिर still after some years in 1881 रिपन जो था ना, रिपन ने he gave it back to वोडिया डायनेस्टी. ठीक है, तो ऐसा मैसूर का पूरा सीन था. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मराठास. देखो अभी मराठा 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए. फर्स्ट वॉज फ्रॉम 1775 to 82. अभी इसका बैकग्राउंड क्या है? आफ्टर माधव राव जो पेशवा थे, उनके ब्रदर नारायण राव बिकेम द पेशवा, बट एक्चुअली ही वॉज असैसिनेटेड बाय, अभी बोलते हैं कि ड्यू टू रघुनाथ राव ही वॉज असैसिनेटेड. तो इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर नारायण राव, रघुनाथ राव बिकेम द पेशवा. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज इट वॉज नॉट लीगल. ही वॉज द अंकल ऑफ नारायण राव. रघुनाथ राव वॉज द अंकल ऑफ नारायण राव. ठीक है, अभी
उसी टाइम पे क्या हुआ, नारायण राव का बेटा हुआ था, ही वॉज, हिज नेम वॉज सवाई माधवराव, सवाई मतलब 1/4, ठीक है। एंड ये जो बेटा था, ही वॉज सपोर्टेड बाय 12 मराठा चीफ्स, जिनको 12 भाई भी बोलते हैं, विच वॉज लेड बाय नाना फडणवीस। सो दिस वॉज कंसिडर्ड लीगल। अभी रघुनाथ राव को गुस्सा आया, बिकॉज अभी ये मराठास के फैमिली के बीच में ही का इशू हो रहा था कि पेशवा एक्चुअली कौन है। तो तब तक रघुनाथ राव ने उसको खुद को डिक्लेयर कर दिया था। सो उन्होंने क्या किया, ही डिड द ट्रीटी ऑफ सूरत विद द बॉम्बे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना जो बॉम्बे का था, उनके साथ ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ सूरत। सो उसमें क्या था, ही गिव सैलसेट एंड बेसिन टू इंग्लिश पीपल एंड ऑल्सो द रेवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच एरिया, एंड इन रिटर्न द इंग्लिश गिव 2500 सोल्जर्स टू रघुनाथ राव, ठीक है। तो ये बॉम्बे के गवर्नमेंट के साथ हुआ, बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल। कैलकाटा को ये एक्सेप्टेड नहीं था। सो वो लोग ने क्या किया, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड दे सेंट कर्नल अपटन टू कैंसिल दिस ट्रीटी। तो कर्नल अपटन आया एंड ही डिड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, किसके साथ, नाना फडणवीस के साथ। तो नाना फडणवीस ने आगे जाके क्या हुआ कि नाना फडणवीस हैड वायलेटेड दिस ट्रीटी बाय गिविंग अ पोर्ट टू फ्रेंच, बिकॉज उस इंग्लिश लोग को बाकी कोई पावर पसंद ही नहीं था और फ्रेंच तो बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड वो हुआ कि नाना फडणवीस गेव द पोर्ट टू फ्रेंच, तो इंग्लिश लोग को आया गुस्सा। तो इंग्लिश लोग ने क्या किया, दे अटैक्ड ऑन पुणे एंड ये अटैक जो है ना, महादाजी सिंधिया हैड ब्लॉक दिस अटैक एज ही हैड ब्लॉक देम इन तलेगांव नियर वडगांव। तो उन्होंने क्या किया, दे साइन ट्रीटी ऑफ वडगांव, ठीक है। महादाजी सिंधिया यूज द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, मतलब स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी में क्या आता है, तो बर्न द फार्म्स एंड पॉइजन द वेल, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप आगे आगे चले जाओ और पीछे का सब डिस्ट्रॉय करते जाओ, फार्म्स एंड वेल्स, मतलब जो पीछे का आर्मी आ रहा है, समझो ब्रिटिश लोग का आ रहा है, सो दे विल नॉट गेट एनी फूड बिकॉज द फार्म्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ऑल्सो दे विल नॉट गेट एनी वाटर बिकॉज द वेल्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उस हिसाब से दे विल गेट टायर्ड एंड दे विल गेट एग्जॉस्टेड एंड दे विल लूज द वॉर, ठीक है। अभी इंग्लिश लोग को ब्लॉक कर दिया था महादाजी सिंधिया ने, ट्रीटी ऑफ वडगांव हो गया। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव में क्या था कि इंग्लिश विल relinquish द टेरिटरीज acquired by the Bombay government part of British area, so in Bombay region, which were acquired from by the British from 1775, ठीक है। अभी ब्रिटिश लोग डाउन साइड पे यहाँ पे हार गए थे, तो आया ब्रिटिश में कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ही वॉज वेरी पावरफुल, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। अभी वॉरेन हेस्टिंग आया एंड वॉरेन हेस्टिंग को ये पसंद नहीं आया ट्रीटी ऑफ वडगांव, सो ही रिजेक्टेड ट्रीटी ऑफ वडगांव एंड ही सेंट हिज कैप्टन्स इन ऑल द एरियाज ऑफ मराठाज एंड ही टोल्ड देम टू विन ऑल दिस एरिया। सो ही सेंट कैप्टन Pomphan to Gwalior area. He sent Captain Goddard to Ahmedabad and Basin area. He sent General Kamak to defeat the Scindias in Sipri area. And उसके बाद वहाँ पे सब डिफीट करने के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, ही डिड द ट्रीटी ऑफ सालाबाई इन 1782। किसके बीच में हुआ था ये ट्रीटी, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स एंड नाना फडणवीस के बीच में, बिकॉज अभी वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत पावरफुल हो गया था। अभी फिर नाना फडणवीस एक्सेप्टेड दिस ट्रीटी एंड देयर वाज 20 years पीस क्लॉज, पीस रहना चाहिए ब्रिटिश और मराठास के बीच में, दिस वाज द क्लॉज। और इसके अंदर और कौन से क्लॉजेस थे, दैट सैलसेट विल बी गिवन टू इंग्लिश एंड बेसिन विल बी गिवन बैक टू मराठा। फिर पेशवाज विल नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन पावर स्पेशली फ्रेंच एंड इंग्लिश विल नॉट सपोर्ट रघुनाथ राव, ठीक है। एंड सिंधिया विल बी द गारंटियर ऑफ दिस ट्रीटी। एंड इसमें छोटा और एक क्लॉज था कि हैदर अली विल रिटर्न द टेरिटरी ऑफ नवाब ऑफ आरकोट, ठीक है। एंड ऑल्सो द ट्रेड प्रिविलेजेस विल कंटिन्यू एज दे वर बिफोर, मतलब वॉर की वजह से ट्रेड में कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो दीज ऑल वर द क्लॉजेस इन द ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ठीक है। अभी ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गया, जो उसके बाद 20 year का पीस फॉलो हुआ। अभी नेक्स्ट ईयर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो हुआ था 1803 to 1805, ठीक है। 20 year का पीस हुआ। फिर क्या हुआ कि बाजीराव टू वॉज सन ऑफ रघुनाथ राव, ठीक है। ये अडॉप्टेड नाना साहेब
हु बिकेम द लास्ट पेशवा, ठीक है। और नाना फडणवीस का हु वाज द सीएम, उनका डेथ हो गया। तो अभी वहाँ पे इतना इशू हो रहा था कि कौन एक्चुअली नेक्स्ट पेशवा बनेगा, और उसके बीच में क्या किया कि ब्रिटिश लोग ने दे एंटर्ड द पॉलिटिक्स। वो लोग पॉलिटिक्स करके अच्छा हाँ चलो तेरे को आपको पेशवा बना देंगे, आपको पेशवा बना देंगे करके ब्रिटिश ने वो लोग का साइड कर दिया सबको, एंड आग लगा दी मराठा लोग के बीच में ही, जो मराठा किंगडम्स थे उसके बीच में। तो वो उसमें क्या हो गया, फर्स्ट वॉर हो गया मराठा के बीच में, होलकर वर्सेस बाजीराव टू। अभी बाजीराव टू लॉस्ट इन दिस वॉर, ठीक है। और बाजीराव टू एट बेसिन एरिया ही डिड द ट्रीटी ऑफ बेसिन। उसमें क्या, ही एक्सेप्टेड टू सरेंडर सूरत एरिया एंड गिव अप चौथ rights on the Nizam territory. He also accepted to keep the British troops permanently, and this actually gave the British people the key to India. मतलब वो लोग और उनकी टेरिटरी इतने पावरफुल मराठा किंगडम में खुद ब्रिटिश लोग अपने ट्रूप्स को रख देगा, मतलब दिस इज द की टू इंडिया। एंड ब्रिटिश सेड दैट देयर विल नॉट अलाउड एनी अदर कंट्री का ट्रूप्स, एंड दिस वाज आल्सो एक्सेप्टेड इन द ट्रीटी ऑफ बेसिन। सो उसके बाद क्या हुआ, अभी ब्रिटिश इतना पावरफुल हो गया तो पेशवा फाइनली हैड टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। अभी उसके बाद अंडर आर्थर वेल्सली के बारे में आपने बात किया था ना पहले। सो अंडर आर्थर वेल्सली इंग्लिश लोग ने क्या किया, दे डिफीटेड भोसलेज एट, देखो पहले मराठा किंगडम को झगड़ा करा के पॉलिटिक्स करा के दे वीकेंड देम, एंड उसके बाद दे अटैक्ड ऑन देम। तो उसमें क्या हुआ, दे डिफीटेड भोसलेज, उसके बाद दे डिड भोसलेज के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव, फिर दे डिफीटेड सिंधिया, दे डिड सिंधिया के साथ दे डिड ट्रीटी ऑफ सुराजनजनगांव, और भोसले और सिंधिया के साथ दे डिड सब्सिडरी अलायंस। आफ्टर दैट दे डिफीटेड होलकर एंड डिड ट्रीटी ऑफ राजपूत घाट। आर्थर वेल्सली इतना पावरफुल था that he did all this, and then after that Arthur Wellesley he later went to fight against Napoleon also, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से मराठा का पावर बहुत कम होते गया। और उसके बाद लास्ट वॉर था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1817 to 19। अभी इसमें क्या था कि बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एंडेड ट्रेड मोनोपोली इन चाइना एक्सेप्ट टी, ठीक है। तो ट्रेड के थोड़े से इशू होने लग गए थे। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज सीन एज सरेंडर बाय पेशवा मतलब साइफर। तो वहाँ पे लोगों के वजह से, फिर ब्रिटिश के पॉलिटिक्स के वजह से, और फिर कुछ ईगो क्लैशेस के वजह से वो टेंशन और बढ़ते गया, ट्रेड में प्रॉब्लम्स आने लग गए ब्रिटिश के। फिर ऑल्सो क्या हुआ कि पिंडारीज एग्जाम्पल आमिर खान एंड बाजीराव टू, उन लोगों ने क्या किया, दे अटैक्ट ऑन पूना। और क्योंकि अभी जितना पावर था उसके साथ दे अटैक्ट ऑन पूना, बट दे गॉट डिफीटेड बाय द इंग्लिश एट खरकी। फिर वहाँ पे बना ट्रीटी ऑफ पूना। अभी ट्रीटी ऑफ पूना के बाद पेशवाई ओवर हो गई, एंड लास्ट पेशवा वाज सेंट टू बिठूर कानपुर, ठीक है। और ये सब 1817 के दरमियान हुआ, मतलब तब कौन था, गवर्नर जनरल फ्रांसिस हेस्टिंग्स, ओके। एंड लास्टली सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हो गई, एंड होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंडसौर हो गई। फिर इस हिसाब से ऑल द मराठा किंगडम्स वर सब्जुगेटेड बाय द ब्रिटिश। सो मैसूर हो गया, मराठास हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंध पार्ट। अब देखो मराठास, वाई डिड मराठा लूज, उसके रीज़न कुछ थे कि जैसे कि वीक लीडरशिप, लूज पॉलिटिकल सेटअप, मराठास के किंगडम्स के बीच में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं था, देयर वाज वीक कम्युनिकेशन, एंड ब्रिटिश लोग ने इतना पॉलिटिक्स कर दिया था कि दे वेंट अगेंस्ट ईच अदर ओनली। देन देयर वाज इन्फीरियर मिलिट्री एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश, ओके। ब्रिटिश के हिसाब से ब्रिटिश लोग के पास बहुत सारे गन्स वगैरह थे। एंड मराठा का ये जो पानीपत का वॉर हुआ उसके बाद वगैरह उनका इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन होते गया, और उनका
इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ा अनस्टेबल हो गया, उसके वजह से दीज ऑल रीजंस लेड टू reduction in power of Maratha. Otherwise, Marathas could have been like very strong. They were very strong as compared to any other powers at that time. Marathas were very strong, but कुछ issues की वजह से Marathas lost their power. ठीक है. Now we are going to talk about the Sindh area. Okay, Sindh में क्या था? Sindh was under the तालपुर आमिर्स. ये कौन थे? दे वर बलूच ट्राइब्स. उसमें कौन कौन थे? देर वर ब्रोज, मतलब ब्रदर्स लाइक चार यार. उसमें कौन आता था? आमिर्स. आमिर्स मतलब लॉर्ड्स. ओके, ठीक है. फिर एक इशू था कि नेपोलियन प्लस अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया हैड मेड अ ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप. क्यों थी ये ट्रीटी? दे अंडर दिस ट्रीटी दे प्लान टू इन्वेड इंडिया. अब ये ब्रिटिश लोग को पता चल गया कि नेपोलियन का ये प्लान है. सो लॉर्ड मिंटो जो था वो टाइम का, तो लॉर्ड मिंटो हैड सेंट डेलीगेशन टू द वेरियस एरियाज. ठीक है. लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल जो था, ही हैड सेंट डेलीगेशंस. तो उसमें कौन कौन थे? मेटक्लेफ को भेजा था लाहौर, निकोलस स्मिथ को भेजा था सिंध, एंड एल्फिस्टन को भेजा था काबुल एरिया में. ये सब क्यों भेजे थे? टू कीप द फ्रेंच अवे. ठीक है, फ्रेंच लोग पॉलिटिक्स में वहाँ पे आना नहीं चाहिए, इसके लिए ये सब ब्रिटिश लोग का प्लान था. देन ड्यूरिंग बेंटनिक टाइम, बेंटनिक ने किसको भेजा था? कर्नल पोटिंगर को. किधर? सिंध में भेजा था. और कर्नल पोटिंगर ने ही मेड द ट्रीटी ऑफ 1832 विद द आमिर्स ऑफ सिंध. तो उसके अंडर क्या था? दैट इंग्लिश शुड नॉट सेटल इन सिंध एरिया. ऑल इंग्लिश रिक्वायर पासपोर्ट इन ऑर्डर टू एंटर सिंध, एंड द पैसेज थ्रू द इंडस वैली इज ओपन फॉर ट्रेड. ओके, एंड देयर विल बी नो टोल्स फॉर इंग्लिश पीपल. तो ट्रेडिंग के लिए अलाउड किया था. फिर लॉर्ड ऑकलैंड ही बिकेम गवर्नर जनरल इन 1836. उसके बाद क्या हुआ कि देखो, बेसिकली क्या है, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह हैड कैप्चर्ड सिंध एरिया, बट फिर इंग्लिश लोग के पॉलिटिक्स एंड एक्स की वजह से ही हैड टू साइन द ट्राईपार्टिट ट्रीटी ऑफ 1838. ये 1838 वाली ट्रीटी इज आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में अपन बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे. व्हेन विल टॉक अबाउट द पंजाब एरिया का है, जो ब्रिटिश ने वो एरिया पे कैसे कैप्चर किया, देन इन दैट पीरियड विल टॉक अबाउट इट. सो ये ट्राईपार्टिट ट्रीटी किसके बीच में था? 1838 वाला, महाराजा रंजीत सिंह प्लस ब्रिटिश प्लस शाह शुजा. जो एम्परर शाह शुजा गेव अप हिज सॉवरेनिटी ओवर सिंध एरिया, एंड उसके बाद क्या? सिंध एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस इन 1839. अभी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन 1839. It happened on the Sindh soil, and Lord Ellenborough sent outermen to Sindh, जो and he signed a new treaty. उसके अंदर क्या था? The Sindh area should stop minting coins, and they should support English. मतलब आमिर्स जो सिंध के थे, they should support English. And later on सिंध subsidiary alliance के बाद, उसके बाद सिंध वॉज एनेक्स्ड एंड इट वॉज मर्ज इनटू द ब्रिटिश एम्पायर. और वहाँ पे चार्ल्स नेपियर को गवर्नर बना दिया गया, एंड आउटरमन को ही वॉज मेड द डेप्यूटी गवर्नर. ठीक है, तो ये हो गया सिंध का पार्ट. अब विल टॉक अबाउट पंजाब. पंजाब का क्या पंजाब में क्या था कि आफ्टर द लास्ट गुरु गोविंद सिंह, वहाँ पे क्या हुआ कि देयर वॉज सिख रिवोल्ट. ओके, रिवोल्ट हुआ क्योंकि इतने सारे पंजाब एरियाज पे मुग़ल लोग भी और फिर ब्रिटिश लोग भी इतना अटैक कर रहे, तो सिख पीपल दे रिवोल्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह अंडर बंदा बहादुर. दे डिफीटेड फारुखशियार. देन जो सिख पॉलिटी जो थी ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू बंदाई मतलब लिबरल एंड तख्त खालसा मतलब ऑर्थोडॉक्स. But it was ended by Bhai Mani, and then Kapur Fazilpuriya organized Sikh under Buddha Dal मतलब old and Taruna Dal मतलब young.
लेटर ऑन दिस वाज आल्सो, मतलब ये स्टेजेस थे पॉलिटिक के, सिख पॉलिटिक के. लेटर ऑन इट वाज डिवाइडेड इनटू मिसल्स, मतलब जो 12 मिसल्स थे. एग्जांपल ईया मिसल, उसमें कौन से आते हैं, अलूवालिया आते हैं एक्सेट्रा. ये एग्जांपल था. फिर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इट वाज हैंडल्ड बाय गुरमता सिंह. और एक एग्जांपल लेते हैं एक मिसल का, शुक्राचार्य मिसल, जो फेमस थे. क्यों इट वाज फेमस? इट वाज बिकॉज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. अभी देखो, महान सिंह थे, उनके बाद आए महाराजा रंजीत सिंह. सो महाराजा रंजीत सिंह यूज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब वेपन्स के साथ. ओके. महाराजा रंजीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ लाहौर बाय जमन शाह ऑफ अफगानिस्तान. वो इतने पावरफुल थे दैट ही कार्व्ड आउट पंजाब किंगडम एंड ही ऑल्सो टुक कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर. अभी ही मेड लाहौर एज पॉलिटिकल कैपिटल एंड अमृतसर एज रिलीजियस कैपिटल. अभी मैक्यूले वॉज सेंट बाय लॉर्ड मिंटो वन. ठीक है. क्यों? टू महाराजा रंजीत सिंह. अभी महाराजा रंजीत सिंह वांटेड इंग्लिश टू बी न्यूट्रल इन द सिख अफगान वॉर, बट इंग्लिश लोग में क्या मस्ती, so they did politics and they become aggressive. अभी aggressive बन गए and they breached their commitments to महाराजा रंजीत सिंह and English become aggressive. और वो लोग ने फिर वो एरिया पे कैप्चर कर लिया थोड़ा. सो महाराजा रंजीत सिंह हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 विथ मेटाक्लेफ. ठीक है, इन 1809. सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के क्या बोलती थी कि जो सतलज रिवर है ना, उसका लेफ्ट साइड जो है वो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह का वो एम्पायर है, और उसका राइट साइड जो है वो ब्रिटिश का है. तो बाउंड्री बन गई सतलज रिवर. ठीक है. एंड महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो रिफ्यूज द पैसेज टू अटैक दोस्त मोहम्मद हु वाज आमिर ऑफ अफगान. तो देखो, ब्रिटिश लोग का वही काम था, हर जगह पे जाके आग लगाने का एंड पॉलिटिक्स करने का, और फिर तोड़ने का सबको, जो इंडियन लोग का अलायंसेस है उसको तोड़ने का. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ. नॉट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845. क्यों हुआ? बिकॉज सिख आर्मी हैड क्रॉस्ड अ लिटिल बिट ऑफ सतलेज एरिया. सो इंग्लिश लोग ने पूरा अटैक ही कर दिया. तो बट 1845 मतलब दिस वाज आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह. तो वो टाइम सिख आर्मी को कौन हैंडल करते थे? दलीप सिंह थे विद रानी जिंदाल एंड तेज सिंह. बट दे हैड टू सफ़र लॉस एंड दे लॉस्ट एंड दे हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846. उसके अंडर क्या क्लॉजेस थे कि जलंधर दोआब जो है, जलंधर दोआब मतलब कौन सा दोआब, कौन से दो रिवर्स का? बियास एंड सतलेज रिवर का जलंधर दोआब. इट वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश रेसिडेंट एट लाहौर, एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा अभी, एंड ब्रिटिश रेसिडेंट एट लाहौर वाज हेनरी लॉरेंस. ऑल्सो दे हैड टू पे वॉर इंडेमनिटी ऑफ 1 crore रुपीज़. फिर जम्मू एंड कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह. देन अभी इतना वो फिर गुस्सा आ गया सिख पीपल को दैट दे सिख पीपल रिबेल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से दे लॉस्ट इट एंड दे हैड टू फाइनली साइन अगेन द ट्रीटी ऑफ बहिरावल. अभी ट्रीटी ऑफ बहिरावल के अनुसार द इंग्लिश रेसिडेंट मतलब जो कौन था, हेनरी लॉरेंस, विल have more decision making powers after it now. अभी again there was second Anglo-Sikh war in 1848. अभी ये टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? डेलहाउजी था गवर्नर जनरल. सो डेलहाउजी को पूरा एक्सेशन करने का था पंजाब का. सो डेलहाउजी ने क्या किया? ही अटैक्ड पंजाब. उसका इनिशियल ट्रिगर क्या था? मूलराज हु वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, ही रिवोल्टेड. उसकी वजह से फिर इशू स्टार्ट हो गए, टेंशन स्टार्ट हो गए, वॉर स्टार्ट हो गए. तो डेलहाउजी ने क्या किया? भेज दिया अपने पूरे आर्मी को जिधर जिधर इश्यूज हो रहा था,
और वहाँ पे एग्जाम्पल कौन से बैटल हुए, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिल्लावाला, बैटल ऑफ गुजरात रावलपिंडी। और ये सब बैटल में क्या हुआ कि इंग्लिश के साइड पे ज़्यादा पावर था तो वो लोग जीतते गए, और फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो गया। अभी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब होने के बाद जो अर्ल ऑफ डलहौजी था, ही वॉज प्रमोटेड टू मार्क्विस, ठीक है। तो अभी पूरा पंजाब एरिया ज़्यादा करके ब्रिटिश के अंडर आ गया था। सो सिख दे स्टार्टेड टू इंडक्ट सिख, जो इतने स्ट्रॉन्ग उनका रेस जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, मार्शल रेस है एकदम। सो दे इंडक्टेड इनटू द आर्मी, एंड फिर उनको ही जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसमें उनका हेल्प लिया। देखो फिर वहाँ पे वो लोग ने 3 मेंबर बोर्ड भी बनाया इन पंजाब। उसमें कौन थे, चार्ल्स मेंजल थे, फिर जो लॉरेंस ब्रदर्स थे, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन वन वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है। फिर देखो ब्रिटिश ने भी बहुत जगह पे ऐसा खुद लिखा है कि द सिख वॉरियर्स वर वेरी लॉयल एंड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड दे हैव ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड देम। बट अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश लोग ने पॉलिटिक्स किया उसकी वजह से पूरा पंजाब एनेक्स हो गया, बिकॉज इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू एनेक्स पंजाब, बिकॉज महाराजा रंजीत सिंह का पावर इतना स्ट्रॉन्ग था। बट स्टिल ब्रिटिश वन देयर। अभी ये जो देखो पीरियड ऑफ एनेक्सेशन कितना है, 1757 टू 1857, ये पूरा पीरियड ऑफ एनेक्सेशन है। उसमें ब्रिटिश लोग ने वेरियस पॉलिसीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, बेसिकली पॉलिटिक्स, जो डिवाइड एंड रूल का दिमाग वो लोग लगाते थे वो लोग ने लगाया, एंड दे डिड एनेक्सेशन। अभी इसमें कौन से पॉलिसीज थे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अभी ये लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ब्रिटिश का पावर क्या था, दे हैड सुपीरियर आर्मी, दे हैड मिलिट्री डिसिप्लिन, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उन लोग का पॉइंट था कि दे हैड अ नेशनलिस्ट प्राइड। अभी इंडिया का इशू क्या था, अब तब तक इंडिया वैसे इंडिया बना ही नहीं था, इट वाज एक्चुअली मैनी किंगडम्स, ओके। वो मुग़ल एम्पायर था, फिर जो अलग अलग किंगडम्स थे इंडिया के, इसके वजह से अभी तक वो नेशनलिस्ट प्राइड बना नहीं था और उतना इंटीग्रिटी हुआ नहीं था। वो नेशनलिस्ट प्राइड का स्टार्ट एक्चुअली वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1857 के रिवोल्ट से हुआ था। सो तब तक ब्रिटिश ने क्या किया, ये सब देखा कि ये लोग सब लोग का किंगडम अलग अलग है और किसका किसी के साथ जमता नहीं, तो डिवाइड एंड रूल तब से वो लोग ने स्टार्ट किए हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ लगाए, अलग अलग फिर एनेक्सेशन किया और कॉन्क्वेस्ट किया पूरे इंडिया का। तो अभी ये लास्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश। सो पॉलिसीज़ ऑफ एनेक्सेशन में क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट आते हैं। रिचर्ड वेल्सली का कौन सा है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी किसका, वॉरेन हेस्टिंग का। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका, डलहौजी का, ठीक है। वापस एक बार बोलता हूँ, वॉरेन हेस्टिंग का रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस किसका, रिचर्ड वेल्सली का, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का। चलो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट रिंग फेंस पॉलिसी, जो वॉरेन हेस्टिंग का था। और वॉरेन हेस्टिंग मतलब वो कौन सा टाइम था, 1774 का टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो रिंग फेंस पॉलिसी का आइडिया क्या था, टू क्रिएट अ बफर जोन, ठीक है, बफर जोन बनाने का और मिलिट्री असिस्टेंस लेने का, ठीक है, मिलिट्री असिस्टेंस देने का, एंड बोलने का कि हम खुद कंपनी कमांड करेगी। ये वॉरेन हेस्टिंग का पॉलिसी था कि कंपनी खुद कमांड करेगी और मिलिट्री असिस्टेंस देगी पूरा, और बफर जोन बना के रखने का। अभी उसी को फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस आया। तो सब्सिडरी अलायंस किसका था, लॉर्ड वेल्सली का था, ठीक है। वेल्सली का 1798 में लॉर्ड वेल्सली का सब्सिडरी अलायंस। सो इट वाज जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, इट वाज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी जो वॉरेन हेस्टिंग का था, इट वाज एक्चुअली उसका एक्सटेंशन ओनली। अभी रिंग फेंस पॉलिसी में बफर जोन बना दिया था, और जो सब्सिडरी अलायंस है ना, उसमें क्या आइडिया था, टू मेक द इंडियन स्टेट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, ठीक है।
तो डिपेंडेंट बनाने के लिए ब्रिटिश लोग ने क्या किया, दे पोस्टेड, सबसे इम्पोर्टेंट उन लोग का आइडिया था टू पोस्ट द ब्रिटिश रेसिडेंट इन द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में एक बार ब्रिटिश रेसिडेंट को रख दिया ना, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग में पूरा मैनिपुलेशन ब्रिटिश लोग कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी था दैट द इंडियन पावर शुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियन। उस पर वो लोग अड़े रहे, और इसकी वजह से कोई और पावर अंदर आ ही नहीं पाई। फ्रेंच वगैरह कभी इंडिया में उतना कर ही नहीं पाए। और तीसरा चीज़ था कि परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस एंड पे सब्सिडरी फॉर देयर मेंटेनेंस। तो ब्रिटिश लोग ने क्या बोला, देखो हम लोग आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे और पूरा आपका मिलिट्री को कमांड भी करेंगे, पर रिटर्न में आप क्या करने का, आप हमारे ब्रिटिश आर्मी को संभालने का और खुद सब्सिडी भी देने का हम लोग को उनके मेंटेनेंस के लिए। और फिर देयर विल बी नो वॉर विदाउट कंसल्टेशन विद द गवर्नर जनरल। कोई इंडियन स्टेट वॉर नहीं करेगा, और ठीक है, गवर्नर जनरल के परमिशन के सिवा। एंड ब्रिटिश विल डिफेंड द स्टेट्स। ठीक है, ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, दे विल डिफेंड द इंडियन स्टेट्स एंड ऑल्सो दे विल नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट। बट ये तो सिर्फ बोलने की बात थी, दे ऑलवेज इंटरफियर। अभी ये जो पॉलिसी है ना सर्ब्सिडरी अलायंस का, इट वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड, द आइडिया वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय डुप्लेक्स, जो फ्रेंच डुप्लेक्स था ना, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट हिम अर्लियर। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस था एक्चुअली ये क्या था, इट वाज एक्चुअली अ प्रोटेक्शन ट्रैप। मतलब क्या, इफ़ यू फेल टू गिव द सब्सिडी मनी देन देयर विल बी एनेक्सेशन ऑफ योर स्टेट। एनेक्स कर देंगे ब्रिटिश लोग आपके स्टेट को, अगर आपने पैसा दिया नहीं सब्सिडी का, तो मेंटेनेंस का वगैरह। तो वेल्सली का ये दिमाग था। तो वेल्सली एक्चुअली व्हाट ही डिड, वेल्सली कन्वर्टेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो फर्स्ट सब्सिडरी स्टेट था, सब्सिडरी नॉट सब्सिडरी अलायंस, जो फर्स्ट सब्सिडरी स्टेट था, नॉट सब्सिडरी अलायंस, इट वाज फर्स्ट सब्सिडरी स्टेट वाज अवध। वो किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। अभी कॉर्नवालिस का भी है, कॉर्नवालिस एक्चुअली केम आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग एंड बिफोर वेल्सली, बीच में आया था, वो सब्सिडरी स्टेट किया। बट वेल्सली का सब्सिडरी अलायंस था। और सब्सिडरी अलायंस का पहला स्टेट कौन सा था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, 1798 टू 1800 में का, जो एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम किया था। फिर 1799 में मैसूर किया, फिर तंजौर, फिर अवध इन 1801, फिर पेशवा मतलब उसमें भोसले ऑफ बेरार, देन सिंधिया, देन राजपूत स्टेट्स कौन से, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, और फिर बाद में भरतपुर, दो दूसरे स्टेट्स थे वो। एंड देन लास्ट स्टेट वाज होलकर इन 1818। तो ये सारी स्टेट जो जिनका नाम लिया, दे केम अंडर सब्सिडरी अलायंस बाय वेल्सली। ठीक है, तो 1818 तक वो चला। फिर आया नेक्स्ट पॉलिसी ब्रिटिश लोग का, कौन सा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका पॉलिसी है, डेलहाउजी का। डेलहाउजी कब था, गवर्नर जनरल 1848 टू 56। ठीक है, अभी इस पॉलिसी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पॉलिसी का बेसिक क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द जो लीगल हियर, मतलब जो लीगल बच्चा अगर नहीं होएगा किंग को, तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी चलेगी। मतलब इसमें क्या था कि अडॉप्टेड जो सन है ना, ही कैन हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द किंग बट ही कैन नॉट हैव द स्टेट, मतलब किंगडम उसके हाथ में नहीं आएगा। वो गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा कि उसको देना चाहिए या एनेक्स कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट, मतलब ऐसा पॉलिसी था कि बहुत स्टेट इसमें अटके गए। अभी क्या होता था कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, पॉलिटिक्स करते थे, और फिर जो किंग के बच्चे थे ना, जो होते थे, उनको किसी तरह से उनको पॉइजन वगैरह देके ख़त्म करते थे। तो फिर लीगल हियर ही नहीं होता था, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी चला सकते थे ना ब्रिटिश लोग। तो उस हिसाब से वो लोग ने बहुत सारे स्टेट वैसे कवर कर लिए थे। अभी ये देखो, इसका एक बेसिक फॉर्मेट जो है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं बोलते थे, पर ये बेसिक स्ट्रैटेजी महाराजा रंजीत सिंह ने भी यूज़ की थी कुछ एरियाज़ में। मतलब जहाँ पे लीगल हियर नहीं होएगा तो महाराजा रंजीत सिंह अपना किंगडम वहाँ पे बड़ा कर लेंगे फॉर इंडियन, मतलब जो पंजाब का किंगडम था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसमें ब्रिटिश लोग ने बहुत पॉलिटिक्स वगैरह करके दे डिड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसमें फर्स्ट स्टेट कौन सा था,
सातारा था इन 1848. फिर इन 1849 संबलपुर उड़ीसा में. फिर भगत स्टेट इन मध्य प्रदेश इन 1850. फिर उदयपुर इन 1850. ठीक है. फिर जैतापुर इन बुंदेलखंड. फिर नागपुर 1854 एंड फिर झांसी 1855. तो ये सारे स्टेट्स आए थे इसके अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर. और जो अवध वाला स्टेट था, तो अवध उसके बाद में अवध को वो लोग ने क्या किया, 1856 में अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर वो लोग ने मतलब एनेक्स कर लिया अवध को. अभी अवध में वो टाइम नवाब वाजिद अली खान था. तो ब्रिटिश लोग ने दे डिस्पोज्ड हिम, sorry, not deposed him, and by deposing Nawab Wajid Ali Khan, and they made them exile in Calcutta. ठीक है. और फिर अवध को वो लोग ने एनेक्स कर लिया. सो बेसिकली 8 states in 8 year. ठीक है, 8 states in 8 year came under doctrine of lapse. अवध was basically actually under subsidiary alliance. ठीक है. पर वो टाइम रेसिडेंट वहाँ पे जो अवध में था उसने स्लीमन रिपोर्ट दिया. एंड इट वाज आल्सो सेकेंडेड बाय आउटरमैन. जो उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि देयर इज़ मिस गवर्नेंस हैपनिंग. और फिर गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया कि ये सब नहीं चलेगा, एंड फिर एनेक्स कर लिया. इसके लिए मिस गवर्नेंस हो रहा है, मतलब खुद की बातें और खुद का ही सब ब्रिटिश लोग खुद ही डिसाइड करते थे, खुद ही रिपोर्ट बनाते थे, खुद ही बोलते थे मिस गवर्नेंस चल रहे, और खुद ही बोलते थे अभी मिस गवर्नेंस चल रहे तो अभी हम लोग के हाथ में दे दो. तो ये सब चल रहा था वो टाइम इंडिया में. ठीक है. तो ये सारे स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया. अभी लेट्स टॉक अबाउट नेबरिंग एरियाज़ ऑफ इंडिया. वो टाइम नेबरिंग एरियाज़ में क्या क्या चल रहा था, ब्रिटिश लोग वो एरियाज़ को कैसे कवर कर लेते हैं. तो फर्स्ट नेपाल के बारे में बात करते हैं. देखो, जो गोरखाज ऑफ नेपाल थे ना, उनके साथ ब्रिटिश लोग ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन किया इन 1816. ठीक है. 1816 मतलब वो टाइम जो दूसरा हेस्टिंग्स था ना, गवर्नर जनरल, नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, जो दूसरा हेस्टिंग्स था ना इन 1816 वॉज द गवर्नर जनरल. तो उसने ट्रीटी ऑफ सगौली साइन किया. अभी भूटान एरिया को भी वो लोग ने ब्रिटिश ने सब्जुकेट कर ही लिया था. और जो गोरखपुर का बाउंड्री था वो नेपाल के साथ था. अभी फिर वो ब्रिटिश ने उसको गोरखपुर को सब्जुकेट करने के बाद दे वेंट टिल नेपाल. ठीक है. तो फिर वो लोग ने ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद एक ब्रिटिश रेसिडेंट को दे कैप्टन नेपाल. ठीक है. फिर उसके अंडर जो हिल स्टेशंस आते थे मसूरी वगैरह, वो सब को अभी वो सब ब्रिटिश के अंडर आ गए. एंड नेपाल ने भी अपने एरियाज़ जो घरवाल, कुमाऊँ, टेराई वाले एरियाज़ थे, वो सब अभी ब्रिटिश के एरिया में आ गए. जो इंडियन पार्ट, जो एक्चुअली इंडियन टेरिटरी था, तो वो इंडियन टेरिटरी को पूरा कवर कर लिया. ठीक है. और वो सब अभी ब्रिटिश के अंडर आ गए. अभी ये नेपाल का हो गया, भूटान का हो गया. अभी बर्मा के साथ बात करते हैं. सो देयर वर 3 एंग्लो बर्मीज वॉर. ठीक है. तो 1820 में हुआ. फिर पहला वॉर जब हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ यांडाबो हुआ. सो उसके अंडर ब्रिटिश गॉट आसाम, एंड ऑल्सो मणिपुर वॉज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर इट. फिर सेकेंड वॉर जो हुआ एंग्लो बर्मीज, उसके अंदर टिम्बर कंपनी जितना भी था ना, मतलब जो टिम्बर पार्ट था ना बर्मा का, वो सब पे ब्रिटिश लोग का राज हो गया. और ट्रीटी ऑफ यांडाबो के अंदर जो फर्स्ट था ना, उसके अंदर रंगून भी मिल गया ब्रिटिश लोग को. ठीक है. तो रंगून आसाम मिल गया था. सेकंड में टिम्बर कंपनी का सब मिल गया. तो थर्ड जो हुआ ना एंग्लो बर्मा, उसमें पूरा एनेक्सेशन हो गया बर्मा का इन 1884 बाय गवर्नर जनरल. वो टाइम कौन था, डफरिन था. ठीक है. ही ऑर्डर कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ बर्मा वो टाइम पे. थर्ड हो गया, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर. ठीक है.
फिर अभी नेक्स्ट बात करते हैं तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत में हुआ था ट्रीटी ऑफ ल्हासा। वो किसके साथ हुआ था? कर्जन के साथ। सो उसके बाद क्या हुआ, दलाई लामा फ्लेड फ्रॉम देयर एंड ब्रिटिश गॉट द एरियाज ऑफ चुम्बी वैली बिटवीन भूटान एंड सिक्किम। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा वो एरिया को ब्रिटिश कवर करते गए। और जो एंग्लो अफगान था ना एरिया, तो वहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड ने कौन सी पॉलिसी यूज़ की थी? फॉरवर्ड पॉलिसी। वो चुम्बी वैली का एरिया ब्रिटिश हैड टेकन फॉर 75 ईयर्स। फिर अपने किसके बारे में बात किया? लॉर्ड ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी। ही सेंट मिशंस टू दोस्त अली जो आमिर थे वहाँ के। ठीक है, वो फिर फॉरवर्ड पॉलिसी हो गया। देन पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये किसका था? बाय जॉन लॉरेंस। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी मतलब क्या? स्टे आउट फ्रॉम इंटरनल अफेयर्स, ऑल्सो नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम फॉरेनर्स पावर्स इन केस ऑफ वॉर एंड नॉट कीप एनी ब्रिटिश रेसिडेंट इन द कोर्ट। मतलब पूरा इनएक्टिविटी रखने का ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी था बाय जॉन लॉरेंस। फिर लिटन है, लिटन का पॉलिसी कौन सा था? पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। उसके अंडर क्या था? टू सेफगार्ड द फॉरेन फ्रंटियर्स टू हैव अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये लिटन का पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। फिर लिटन ने ही ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन किया आफ्टर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तो आफ्टर दैट ब्रिटिश केप्ट रेसिडेंट इन काबुल। बट ये सब होने के बाद रिपन, बहुत बाद में रिपन मेड अफगानिस्तान बफर स्टेट अगेन। एक्चुअली रिपन ने बहुत सारी चीज़ें वो वापस सब ठीक ठाक कर दी थी, जो बहुत सारे पहले के गवर्नर जनरल्स ने ब्रिटिश लोग ने बहुत फोर्सफुली लिया था। तो रिपन थोड़ा सा अच्छा था उस हिसाब से। रिपन ने सब सारी चीज़ों को वापस उनके एरियाज़ को, जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान को वापस बफर स्टेट कर दिया था। ठीक है, फिर 1892 में वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन बना दी गई, किसके बीच में? अफ़गानिस्तान एंड ब्रिटिश टेरिटरी के बीच में। फिर करजन का टाइम पीरियड क्या था गवर्नर जनरल का? करजन का 1899 टू 1905। करजन का पॉलिसी कौन था? ही मेड द पॉलिसी ऑफ विड्रॉवल एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसने क्या किया? ही क्रिएटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड केप्ट इट अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो वो एरिया में अभी फिर वहाँ पे पीस हो गया एंड फ्रॉम 1947 वो एरिया अभी पाकिस्तान के पास है। तो ये सारे अलग अलग गवर्नर जनरल्स ने अलग अलग पॉलिसीज़ लगाए थे। बेसिकली इतना सारा नाम है, बट एक्चुअली बेसिकली वो लोग का डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी है बेसिक। उसके हिसाब से अलग अलग जो एरियाज़ थे इंडिया के, उनके किंगडम के पावर के हिसाब से आइडिया लगा के, टैक्टिक्स लगा के, पॉलिटिक्स लगा के वो एरियाज़ को एनेक्स कर लिया और इस हिसाब से बहुत बड़ा ब्रिटिश एम्पायर बनाया वो लोग ने। अभी ये देखो, इतने सारे किंगडम्स कवर ही हो गए ना, पूरा ऑलमोस्ट कितने सारे एरियाज़ कवर हो गए। तो उस हिसाब से दिस वाज बेसिकली द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इस हिसाब से ब्रिटिश एम्पायर बिल्ट हो गया था। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स, जैसे कि फिर रेजिस्टेंस हुआ, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, विल टॉक अबाउट इट। ओके।